चलिए अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो ये होगा कि किस तरह से इस 1857 के रिवोल्ट में सिविलियंस ने पार्टिसिपेशन किया। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पार्टिसिपेशन ऑफ सिविलियंस, यानी आम नागरिकों का विद्रोह में पार्टिसिपेशन होना, आम नागरिकों का विद्रोह में शामिल होना। ठीक है, तो देखिए इस रिवोल्ट की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस विद्रोह का सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ था, तो हम देखते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत, उत्तर पश्चिम जो भारत था, या राजस्थान पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र था, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, इन एरियाज में सबसे ज़्यादा इस रिवोल्ट का फैलाव हुआ था या इम्पैक्ट हुआ था। तो यहाँ की जो आम पब्लिक थे, यहाँ के जो आम नागरिक थे, उन्होंने भी सोल्जर्स के साथ, सिपाहियों के साथ विद्रोह में क्या किया है, पार्टिसिपेशन किया है। तो पूरे उत्तर और मध्य भारत में सिपाहियों के विद्रोह में नागरिक जनता को भी आम विद्रोह के लिए प्रेरित किया। तो ये जो विद्रोह हुआ है सैनिकों का, इस विद्रोह ने आम नागरिकों को, आम जनता को भी रिवोल्ट में शामिल होने के लिए क्या किया है, के लिए प्रेरित किया है। द रिवोल्ट ऑफ द सिपोय, रिवोल्ट किसका था, सिपोय का था, यानी ट्रूप्स का था। द रिवोल्ट ऑफ द सिपोय वॉज एक्कम्पेन्ड बाई अ रिवेलियन टू द सिविल पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इस सिपोय रिवोल्ट ने कंपेंड किया है, प्रेरित किया है किसे, सिविल पॉपुलेशन को, पर्टिकुलरली इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध। तो किन क्षेत्रों में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस जो आज के समय पाकिस्तान में आता है, अफगानिस्तान से लगा हुआ जो क्षेत्र है, प्रोविंस है नॉर्थ वेस्टर्न, साथ ही कहाँ पर, अवध में। अवध मीन्स उत्तर प्रदेश बिहार वाला जो क्षेत्र है, या उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, इसके अलावा यूपी और बिहार और मध्य भारत वाला जो क्षेत्र था वहां पर भी। ठीक है, किन कम्युनिटीज के लोगों ने इस विद्रोह में पार्टिसिपेट किया, किन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। तो देखिए सबसे ज्यादा जिन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी थी, सबसे ज्यादा जिन लोगों का शोषण किया जा रहा था, जैसे कि किसान हो गए हैं, दुकानदार हो गए हैं, ठीक है, दास्तकार हो गए हैं, जमींदार हो गए हैं, इसके अलावा जो दिहाड़ी मजदूर थे, जो डे लेबर्स थे, ठीक है, इन लोगों के द्वारा रिवोल्ट में क्या किया गया है, पार्टिसिपेट किया गया है। और इन लोगों के पार्टिसिपेशन से, इन लोगों के शामिल होने से इस विद्रोह को एक वास्तविक जन विद्रोह के रूप में हम दर्जा दे पाते हैं, या इसे एक जन विद्रोह के रूप में शामिल कर पाते हैं। ठीक है, इट इज वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन इन द रिवोल्ट बाय द पीजेंट्री, पीजेंट्री मीन्स किसान, द आर्टिसियंस, शॉपकीपर्स, डे लेबर्स, जमींदार, डे लेबर्स का मतलब दिहाड़ी मजदूर, जमींदार, रिलीजियस मेंडिकेंट्स यानी धार्मिक लोग या कट्टरवादी लोग, या ऑर्थोडॉक्स प्रीस्ट यानी कि जो उपदेश देते हैं, सिविल सर्वेंट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, while गवर्नमेंट इट रियल स्ट्रेंथ, while got it रियल स्ट्रेंथ एज वेल एज द कैरेक्टर ऑफ अ पॉपुलर रिवोल्ट। तो इन सारी कम्युनिटी के लोगों ने जब इसमें पार्टिसिपेशन किया, तब जाकर ये जो रिवोल्ट है, एक तो हम बोल सकते हैं कि एक सिविलियन रिवोल्ट के रूप में भी जाना गया, और साथ ही ये पॉपुलर रिवोल्ट हुआ है, काफी फेमस या प्रसिद्ध हुआ है। ठीक है, और इसका जो कैरेक्टर है वो एक जन आंदोलन के रूप में, इसका जो प्रकृति है वो एक जन आंदोलन के रूप में बन पाई है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई है कि सिविलियन ने पार्टिसिपेशन किया है, और सैनिकों के विद्रोह ने सिविलियंस को पार्टिसिपेशन करने के लिए प्रेरित किया है। किन लोगों ने किया, किसानों ने किया, जमींदारों ने किया, इसके अलावा अगर देखें दुकानदारों ने, आर्टिसियंस ने, इसके अलावा जो आपके ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी के जो लोग आते हैं, चाहे वो मौलवी हों, चाहे वो पंडित हों, सभी लोगों के द्वारा लगभग इस विद्रोह में शामिल हुए हैं, सभी लोग इसमें शामिल किए गए। ठीक है, सिपाहियों द्वारा ब्रिटिश सत्ता का समाप्त किए जाने के बाद साधारण जनता भी हथियार लेकर विद्रोह के लिए उठ खड़ी हुई थी। ठीक है, तो जैसे जैसे जगह अलग अलग जगहों पर जो हमारी आर्मी थी, जो ब्रिटिश सेना में जो इंडियन ट्रूप्स थे, उन्होंने जैसे जैसे इलाकों को ऑक्यूपाई करना शुरू किया, जीतना शुरू किया, वहाँ की जो आम जनता थी, वहाँ की जो आम पब्लिक थी, उन्होंने भी हिस्सा लेना शुरू किया, और उन्होंने उन जगहों को अपने कंट्रोल में लेना शुरू किया। ठीक है, जो आम जनता थी उन्होंने अपने जो नॉर्मल वेपन्स हुआ करते थे, जैसे बल्लम और कुल्हाड़ी, इस तरह के हथियारों से वो उन्होंने मोर्चा संभाला। ठीक है, अनेक जगहों पर अगर देखा जाए, कई ऐसी प्लेसेस थे, कई ऐसी जगह थी जहां सिपाहियों से भी पहले जहां कोई फौज तैनात नहीं थी। अब हर जगह पर फौज नहीं थी, हर जगह पर सिपाही नहीं थे, तो कई जगहों पर सिपाहियों से पहले जहां कोई फौज तैनात नहीं थी, वहां भी जनता विद्रोह का आरंभ किया। वहां पर भी आम पब्लिक ने, आम जनता ने विद्रोह को, रिवोल्ट को क्या किया है, स्टार्ट किया है, शुरू किया। ठीक है, तो जहां पर कोई सेना नहीं थी, जहां पर कोई आर्मी तैनात नहीं थी, वहां पर भी आम जनता के द्वारा रिवोल्ट प्रारंभ किया गया, रिवोल्ट स्टार्ट किया गया। ठीक है, और किन लोगों ने, किन कम्युनिटीज ने किया है, तो किसान, दास्तकार, आर्टिसियन वगैरह वगैरह, जो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। और इन सबके शामिल होने के बाद ही एक आम विद्रोह और एक फेमस रिवोल्ट के रूप में बन पाया। ठीक है, इस क्षेत्र में अगर हम बात करें कौन से एरिया में रिवोल्ट सबसे ज्यादा हुआ, तो हमें पता है अवध, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, बिहार,
ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत वाला जो क्षेत्र था, इन क्षेत्रों में रिवोल्ट सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड हुआ था, सबसे ज्यादा विस्तृत या फैला हुआ था। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में जो किसान थे, जो जमींदार थे, ने क्या किया है, जब ये रिवोल्ट चला तो रिवोल्ट का फायदा उठाते हुए उन्होंने किस पर हमले किए हैं, इन्होंने सूदखोरों पर हमले किए। और सूदखोरों तथा अपनी सूदखोर क्या करते थे, किसानों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया करते थे। सूदखोर का मतलब होता है जो ब्याज पर पैसा दिया करते थे, यानी कि मनी लेंडर्स। तो ये जो सूदखोर थे, जो सूद यानी कि ब्याज खाया करते थे, जो मनी लेंडर्स थे, इन पर हमले किए हैं, क्योंकि इन्होंने किसानों को या जमींदारों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया था। तो इन पर क्या किए गए, हमले किए गए। और यहाँ पर हमले करके यहाँ पे जो जनता है उन्होंने अपने दुख को, अपनी तकलीफों को जाहिर किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों द्वारा स्थापित जो ये आम जनता थी, जो आम पब्लिक थी, किसान थे, पीजेंट्री थे, जमींदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, इन्होंने क्या किया कि जिन एरियाज में ब्रिटिशर्स ने अपने इंस्टीट्यूशंस बनाए थे, लाइक जो अदालतें थी, जो तहसील कार्यालय थे, जो मालगुजारी के कार्यालय थे, इन पर हमले किए। और जो दस्तावेज थे, जो मालगुजारी के दस्तावेज थे, उन्हें क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, अनेक लड़ाइयों में अगर देखा जाए, कई जगहों पर जो लड़ाइयां लड़ी गई, उनमें आम जनता की संख्या, जो सोल्जर्स थे, जो सिपाही थे, उनसे भी कहीं ज्यादा थी। खासतौर से अगर अवध की बात करें तो अवध की आधी से ज्यादा जनता इस रिवोल्ट में हिस्सा ले रही थी। क्योंकि अगर हम बात करें ना 1857 से पहले, तो सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ था वो अवध की जनता को ही हुआ था। सबसे ज्यादा जिन लोगों ने बुरा फील किया, जिन लोगों ने उनको ये लगा कि हमें सबसे ज्यादा ठगा गया है, वो अवध के लोग थे। क्योंकि आप लोग पता, अवध की जो जनता थी वो सिर्फ या मूल रूप से वो एग्रीकल्चर का काम करते थे, वो एक एग्रीरियन थे, वो एक किसान थे। लेकिन ब्रिटिश ट्रूप्स में सबसे ज्यादा ट्रूप्स भी किसके थे, अवध के ही थे। अवध के लोगों को ही सेना में भर्ती किया जा रहा था। और ये जो सेना में भर्ती लोग थे अवध के, ये मूल रूप से किसान थे। इनका जो हार्ट था, इनका जो दिल था, वो रूरल एरिया के लिए, खेती के लिए हुआ करता था, के लिए धड़कता था। अब क्या हुआ, इन्हें जबरदस्ती सेना में भर्ती किया गया, कम सैलरी पर रखा गया, और साथ ही साथ हड़प को, अवध को भी एनेक्स कर लिया गया। इनकी जमीनें चली गई, इनकी जमीनों पर हाई टैक्स लगाए गए, जिससे कि इनकी जमीनों से इनके पूर्वजों को या इनके रिश्तेदारों को बेदखल किया गया। अब ये जो ट्रूपर्स थे अवध के, ये काफी ज्यादा दुखी थे, काफी ज्यादा दयनीय अवस्था में थे। और इसीलिए इस रिवोल्ट में अवध की जो आम जनता थी, अवध के जो सोल्जर्स थे, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। और साथ ही अवध में जो तालुकदार हुआ करते थे, जिन्हें हम जमींदार के रूप में समझ सकते हैं, इसी का बहाना लेते हुए अवध को एनेक्स किया था। मैंने टॉपिक पढ़ाया आप लोगों को। तो अवध को एनेक्स करने के पीछे का कारण क्या बताया था कि जो मिस गवर्नमेंट किया जा रहा है, बाजिद अली शाह जो नवाब हैं, और साथ ही जो तालुकदार जो पूरे के पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में रख रहे हैं, उनको समाप्त करने के लिए, उनसे जनता को उन लोगों के चंगुल से निकालने के लिए हम अवध को एनेक्स कर रहे हैं। लेकिन ये तालुकदार जो थे, लगभग 21,000 जो तालुकदार या जो जमींदार थे अवध के, वो जॉबलेस हो गए थे। इसके बाद 1856 में जब एनेक्स किया गया था, तो ये कट्टर दुश्मन बने हुए थे अंग्रेजों के बहुत बड़े दुश्मन बने हुए थे तालुकदार जो अवध के थे, और साथ ही जो आम जनता थी, वहां की जो रूलर्स थी, इनके द्वारा। ठीक है, तो ये जो आम जनता थी ना अवध की, लगभग ऐसा कहा जाता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि लगभग 1.5 लाख जो वहां की जनता थी, उनमें से 1 लाख जो अवध की जनता थी, वो इसमें हिस्सा ले रही थी उस समय, रिवोल्ट के समय पर। यानी कि कई जगहों पर इट मींस कि कई जगहों पर जो रिवेलियस सोल्जर्स थे, उनसे कई ज्यादा अमाउंट में वहां की आम पब्लिक थी, आम जनता थी। इट मींस ये बात स्पष्ट हो जाती है कि 1857 का जो रिवोल्ट था, उसका जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, वो शुरुआत तो उसकी सैन्य विद्रोह से होती है, लेकिन बाद में ये एक जन विद्रोह के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, ये बात और ज्यादा अच्छी तरह से स्पष्ट इस बात से हो जाती है, इस प्रमाण से हो जाती है कि कई जगहों पर ब्रिटिश सोल्जर्स ने जब इसे दबाना शुरू किया, कुचलना शुरू किया, तो नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में, खासतौर से हम अवध की बात करें, बिहार की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, तो ये रुहेलखंड की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे कई जगहों पर गांव को कंट्रोल करना पड़ा। कई जगहों पर गांव के गांव जलाए गए, कई जगहों पर लोगों को बिना किसी मुकदमे के फांसी दी गई, उन्हें खुलेआम पेड़ों पर फांसी देकर लटकाया गया। ठीक है, तो इस तरह से बड़े ही विभत्स तरीके से, बड़े ही अनह्यूमैनिक वे में अंग्रेजों ने इस रिवोल्ट को कंट्रोल किया, अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने की कोशिश की। ठीक है, तो यहां पर हमने बात की है कि किस तरह से रिवोल्ट में पार्टिसिपेशन हुआ है आम जनता का, आम पब्लिक का, और उन्होंने हिस्सा लिया, और उन्होंने साथ साथ अपना सूदखोरों पर हमले किए, उन इंस्टीट्यूशंस पर हमले किए जिनके द्वारा इनका लगातार दोहन या शोषण किया जा रहा था, जैसे कि अदालतें हो गई, पुलिस कार्यालय हो गए, मालगुजारी के कार्यालय हो गए, इनके द्वारा उन दस्तावेजों को डिस्ट्रॉय किया गया, सूदखोरों पर हमले किए गए। ठीक है,
तो जिन जगहों पर सिपाही नहीं थे, जिन जगहों पर रेजिमेंट्स नहीं थी, वहां पे आम जनता ने ही रिवोल्ट को प्रारंभ कर दिया। ये जो पब्लिक थी, जो जनता थी, अपने ही जो वेपन्स, कुल्हाड़ी या फिर हम बात कर सकते हैं छोटे छोटे या देसी जो रिवॉल्वर्स हुआ करती थी, जो वेपन्स हुआ करते थे, उन्हीं के माध्यम से ये लोग लड़ रहे थे, उन्हीं के माध्यम से लोग विद्रोह में शामिल हो रहे थे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमने बात कर ली आम पब्लिक के पार्टिसिपेशन की, आम जनता के शामिल होने की। अब आगे चलते हैं और कुछ और मुद्दों पर डिस्कशन करते हैं रिवोल्ट के। ठीक है, चलिए, अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा मेन एरिया जो अफेक्टेड होता है रिवोल्ट ऑफ 1857 में। तो हम बात करेंगे मेन एरिया या एरिया अफेक्टेड। इंडिया का कौन सा पार्ट था, कौन सा क्षेत्र था जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, और कौन सा क्षेत्र था जहां पर इस रिवोल्ट का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे अगर देखिए मेन एरिया जो अफेक्ट हुआ है तो उसमें नाम आ जाता है आपका अपर गंगेटिक प्लेन। ऊपरी गंगा के जो मैदानी क्षेत्र थे, इट मींस अवध, इन्हें इस तरह से समझे। इस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? अवध के नाम से। ठीक है, दूसरा है सेंट्रल इंडिया या मध्य भारत। सेंट्रल इंडिया इट मींस मध्य भारत में इफेक्ट होता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है सेंट्रल इंडिया या मध्य भारत। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो एरिया अफेक्ट हुआ है उसमें हम बात करते हैं एनसीआर, दिल्ली वाला जो एनसीआर रीजन है, आज के समय हम उसे एनसीआर के नाम से जानते हैं। तो एनसीआर इट मींस नेशनल कैपिटल रीजन, जो दिल्ली में है। ठीक है, यूपी बिहार और एमपी, यूपी वाला, ठीक है, एनसीआर के अलावा यूपी, बिहार और एमपी। ठीक है, और साथ ही नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर स्टेट जो पाकिस्तान में आता है, वो जो एरिया था वो एरिया, और साथ ही ईस्टर्न पंजाब, पूर्वी पंजाब जो क्षेत्र था वो क्षेत्र इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी क्षेत्र पर पड़ता है तो वो है अपर गंगेटिक प्लेन, इट मींस अवध, सेंट्रल इंडिया इट मींस मध्य भारत, एनसीआर इट मींस आज के समय दिल्ली वाला जो क्षेत्र है, यूपी, बिहार और एमपी, इन रीजन्स में इस रिवोल्ट का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। अब जो तीन इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसियां थी, थ्री मेन जो प्रेसिडेंसी होती है, तीन मुख्य जो प्रेसिडेंसियां होती है, और उनके नाम आप लोगों को पता, बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास। ठीक है, बॉम्बे, मद्रास और साथ ही कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। ये जो या सबसे पहले नंबर पे प्रेसिडेंसी कौन सी? कलकत्ता, देन फिर मद्रास और फिर बॉम्बे। ये जो तीन मुख्य प्रेसिडेंसियां थी, इनमें कोई भी बड़ा इवेंट या कोई भी बड़ी घटना देखने को नहीं मिलती है। तो तीन मुख्य प्रेसिडेंसी बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास, हार्डली एनी एक्टिविटी। तो यहाँ पे कोई भी बड़ी एक्टिविटी, कोई भी मुख्य एक्टिविटी या कोई भी बड़ी घटना देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो थ्री मेन प्रेसिडेंसियों में कोई भी इवेंट नहीं होता है, कोई भी घटना नहीं घटती है। फिर हम बात करते हैं पंजाब या सिख की। सिख जो कहां पर थे? पंजाब में थे। अंग्रेजों के सफल होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि पंजाब और हरियाणा के जो लोग थे, पंजाब और हरियाणा की जो सेनाएं थी, जो काफी मजबूत और ताकतवर जो सेना या ताकतवर जो लोग हुआ करते थे, अंग्रेज उन्हें इस रिवोल्ट में से दूर रखने में सफल हो जाते हैं। और ये एक बड़ा कारण होता है इस रिवोल्ट के अनसक्सेस होने का, कि पंजाब और हरियाणा के जो काफी ताकतवर और मजबूत जो लोग थे वो इस रिवोल्ट में शामिल ही नहीं हुए, वो इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट ही नहीं किए। ठीक है, और उसके पीछे का एक बड़ा कारण ये था, उसके पीछे का एक बड़ा रीजन ये था कि अंग्रेजों के द्वारा ना काफी ज्यादा चालाकियां चली गई थी, काफी गलत तरीके से उन्होंने इस रिवोल्ट को दबाने की कोशिश की थी। ठीक है, और ये कहा गया था, ये एक बात फैलाने की कोशिश की गई थी कि इस रिवोल्ट के जो लीडर है बहादुर शाह जफर, जब ये रिवोल्ट यदि सक्सेस हो जाता है तो जो बहादुर शाह जफर है वो अगेन क्या होंगे? शासक बन जाएंगे इंडिया के, और मुगल शासक या मुस्लिम रूल डबल से शुरू हो जाएगा। और जो सिख हैं, जो सिख रूलर्स हैं, जो सिख पब्लिक है, जो सिख कम्युनिटी है, उनके ऊपर हमले किए जाएंगे, उन्हें समाप्त करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, और दूसरा जो सिख की अगर बात करें, सिख धर्म के लोगों की बात करें, तो इन्हें भड़काया गया बहादुर शाह जफर या मुगल्स के खिलाफ। और साथ ही सिख कम्युनिटी भी अगर देखा जाए तो उनके जो 5वें और 9वें जो सिख गुरु थे, उनकी भी हत्या जो मुगल रूलर्स रहे हैं, जैसे जहांगीर के समय पर हुई थी 5वें सिख गुरु अर्जुन देव जी की हत्या, और साथ ही जो 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी थे, उनकी हत्या औरंगजेब के द्वारा कराई गई थी। उनको जो मृत्युदंड दिया गया था दिल्ली में।
तो इस तरह से ना सिखों की अगर बात की जाए तो वो मुगल्स के अगेंस्ट में थे, और चूंकि इस रिवोल्ट के जो लीडर ही थे वो कौन थे, वो बहादुर शाह जफर थे। और यहाँ पर इसी, और अभी भी अगर देखा जाए, अभी अभी अगर हम बात करें 1849 1849 में ही सिख को एनेक्स किया गया था, सिख साम्राज्य को जीता गया था, ठीक है। तो अभी वहां पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल काफी मजबूत है, काफी नियंत्रित रूप से वो चला रहे हैं, ठीक है। और उनके जो फ्रेंड्स उनके पूरे लगभग नियंत्रण में है, ठीक है ना। तो वहां पर से रिवोल्ट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वो अभी अभी कंट्रोल में आया है, अभी अभी एनेक्स किया गया, ठीक है। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में जो डोगरा रूलर्स थे, जो डोगरा शासक थे, उन्हें भी क्या किया गया है, अभी अभी अपॉइंट किया गया है, और वो भी अंग्रेजों के एक प्रकार के सपोर्टर हैं, एक प्रकार के सहायक हैं। तो पंजाब में सिखों के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि सिख इन पंजाब सपोर्टेड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बाई सोल्जर्स एंड रिसोर्सेज। इनके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सहायता दी जाती है, एक तो सोल्जर्स यानी सैनिकों की सहायता, और साथ ही जो सोर्सेस होते हैं, जो रिसोर्सेस होते हैं, जो साधन होते हैं, उनके द्वारा इनको सपोर्ट किया था, ठीक है। वही हम बात करते हैं अगर साउथ इंडिया की, इट मींस यहां पर से कोई पार्टिसिपेशन नहीं हुआ। अब हम बात करें अगर साउथ इंडिया की, तो साउथ इंडिया लगभग इस रिवोल्ट से बाहर ही रहा, लगभग इस रिवोल्ट का कोई भी इम्पैक्ट साउथ इंडिया पर देखने को नहीं मिलता है। साउथ इंडिया में जैसे हम बात कर रहे हैं मद्रास प्रेसिडेंसी की, तो वहां पर कोई घटना नहीं घटती, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं 3 मुख्य प्रेसिडेंसियां जो थी आपकी कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे, यहाँ पे कोई घटना नहीं घटती। हैदराबाद की बात की जाए, अगर हैदराबाद की हम बात करें तो वहां पे निजाम का रूल था, और निजाम अंग्रेजों के पूरे सपोर्टर थे, पूरे सहायक थे। तो यहाँ पर भी कोई छुटपुट घटना घटती है, बाकी कोई बड़ी घटना वहां पर नहीं हुई। मैसूर पर अंग्रेजों का काफी कंट्रोल था, वहां पर कोई नहीं, कुछ घटना नहीं घटती है। त्रावणकोर अंग्रेजों के सपोर्टर रूलर्स थे, तो वहां पर कोई इवेंट नहीं होता है। तो साउथ इंडिया की बात करें तो मद्रास, हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, यहाँ पे कोई भी इवेंट देखने को नहीं मिलते, ठीक है। फिर हम वहीं पर बात करें अगर कश्मीर की, तो कश्मीर में जो रूलर्स थे, वो जो रूलर वहां पे अपॉइंट हुए थे, जो रूलर वहां पर शासन कर रहे थे, वो डोगरा शासक थे, और उन्हें भी अपॉइंट अंग्रेजों ने ही किया था, अंग्रेजों की सपोर्ट से ही वो अपॉइंट हुए थे, ठीक है। तो गुलाब सिंह जो वहां के शासक थे या रूलर थे, जिन्हें कश्मीर का पहला स्वतंत्र शासक या फर्स्ट रूलर के रूप में कंसिडर किया गया है, तो उन्हें अंग्रेजों की सह पर, अंग्रेजों के सपोर्ट से ही वो अपॉइंट हुए थे। और हमने जैसे कि डिस्कस किया है, आंग्ल सिख वॉर जो सेकेंड हुआ है, ठीक है ना, सॉरी फर्स्ट जो एंग्लो सिख वॉर हुआ, उसके बाद गुलाब सिंह को दिल्ली कश्मीर का रूलर बना दिया गया था, और उन्होंने ही एक प्रकार से परचेस किया था या खरीदा था कश्मीर को, और वो जो अमाउंट है वो अंग्रेजों को दे दिया था, क्योंकि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में जब हार हो गई थी और फिर जब ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की गई थी, तो लाहौर की संधि का प्रोविजन ही यही था कि एक बड़ा अमाउंट मांगा गया था, एक बड़े अमाउंट की पेनाल्टी लगाई गई थी पंजाब के शासकों के ऊपर, पंजाब के सिख रूलर्स के ऊपर, और उतना अमाउंट उनके पास नहीं हो पाया, तो उनको ये बात बोली गई कि जो कश्मीर है वो आप हमें बेच दीजिए, कश्मीर हमें दे दीजिए। तो कश्मीर जो है वो इन्हें मिल गया था, और कश्मीर अंग्रेजों ने बेच दिया था गुलाब सिंह को, और गुलाब सिंह से एक भारी भरकम अमाउंट ले लिया था, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कश्मीर के जो रूलर थे वो अंग्रेजों के सपोर्टर ही थे, इट मींस गुलाब सिंह, और उनके द्वारा भी अंग्रेजों को सपोर्ट किया गया सोल्जर और रिसोर्सेस का, तो वहां से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली है। इसके अलावा राजस्थान के राजपूताना रूलर्स या राजपूत रूलर्स की अगर बात करें, इट मींस राजपूताना, राजपूताना का मतलब हो जाता है राजस्थान, और राजस्थान के जो राजपूत रूलर्स थे इन्होंने भी इस रिवोल्ट में हिस्सा नहीं लिया है, इट मींस राजपूताना डिड नॉट पार्टिसिपेट, राजपूताना से किसी का भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है। बड़े लेवल पर अगर हम बात करें तो कोई महत्वपूर्ण घटना वहां से नहीं देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किन किन जगहों पर सबसे मेन अफेक्टेड एरिया कौन सा है, तो अपर गंगेटिक प्लेन, सेंट्रल इंडिया, एनसीआर, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र। अब कहाँ कहाँ पे हिस्सा नहीं लिया जाता, तो 3 मुख्य प्रेसिडेंसियों में हार्डली कोई इवेंट नहीं देखने को मिलता है। सिख पंजाब में कोई हिस्सा नहीं लेते हैं, साउथ इंडिया में कोई भी घटना नहीं घटती है, कश्मीर के जो गुलाब सिंह है वो अंग्रेजों के ही सपोर्टर हैं, राजपूताना में कोई इवेंट देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये जगहें थी जहां पर कोई भी घटना नहीं घटती, और वो एरिया जहां पे सबसे ज्यादा इफेक्ट प्रभाव पड़ता है इस रिवोल्ट का। अब हम बात करते हैं टाइम की। हालांकि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, पूरी टाइमलाइंस मैंने आप लोगों को क्लियर करी हुई है, कौन कौन सी घटनाएं कब होती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करें
तो आप लोगों को मैंने डेट्स बताई हुई है, जैसे कि 29 ऑफ मार्च या उसके भी पहले, हाँ 29 ऑफ मार्च में क्या होता है, तो मंगल पांडे रिवोल्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर 8 अप्रैल को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। 28 अप्रैल को जो मेरठ के कैवेलरी फोर्स थी उन्हें डिसमिस कर दिया जाता है और उन्हें 9 मई को उन्हें सजा दी जाती है। 10 मई को मेरठ के ही जो दूसरे सिपाही थे 20वीं और दूसरी नेटिव इन्फेंट्री के, उनके द्वारा रिवोल्ट डिक्लेयर कर दिया था। 11 मई को ये लोग कहाँ जाते हैं, दिल्ली आ जाते हैं। इट मीन्स अब रिवोल्ट का जो स्टार्ट होता है, रिवोल्ट का जो प्रारंभ होता है वो 10 ऑफ मई 1857 से होता है। और कहां से होता है, तो आंसर मिलेगा आपका मेरठ, ठीक है। रिवोल्ट शुरुआत कहां से होती है, रिवोल्ट स्टार्ट कहां से होता है, तो आंसर होगा 10 ऑफ मई 1857 इन मेरठ। मेरठ में क्या होता है कि दूसरी और 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों के द्वारा अपने जो साथी थे, जो कैवेलरियस फोर्स थी, उन्हें कैद से आजाद कराया जाता है। मेरठ के जो ब्रिटिश सिपाही थे, ऑफिसर्स थे, उनकी हत्या की जाती है और वहां पे जितने भी वेपन्स वगैरह थे उन्हें लूट कर ये लोग मार्च करते हैं दिल्ली की ओर 11 मई को। तो 10 मई से हम इस रिवोल्ट को स्टार्ट मानते हैं और जो एंड होता है, जो समाप्ति होती है, वो ग्वालियर से होती है कितनी तारीख को, तो यहाँ पे ये हो गया है स्टार्ट। और जो एंड होता है, कई बुक्स में 20 जून देखने को मिलता है, कई बुक्स में 28 जून देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं 28 जून लेकर चलता हूँ। 28 जून 1858 को इस रिवोल्ट का, इस विद्रोह की समाप्ति होती है। इस रिवोल्ट का एंड होता है कहां से, ग्वालियर से, ठीक है। तो इस तरह से इस महान क्रांति की प्रारंभ और महान क्रांति का जो अंत है, उनके जो डेट्स हैं, उनके जो टाइम्स हैं, वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जो हम डिस्कशन करेंगे वो हम डिस्कशन करेंगे इस मुद्दे पर कि किस तरह से इस रिवोल्ट का एक्सटेंशन होता है, ये रिवोल्ट स्प्रेड होती है और किस तरह से ब्रिटिशर्स के द्वारा रिवोल्ट को सप्रेस किया जाता है, रिवोल्ट को दबाया जाता है, कुचला जाता है, उसको दमन किया जाता है, ठीक है। तो अभी तक हमारा बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्ट चल रहा था, हमने रिवोल्ट के बिगिनिंग और कुछ छोटे मोटे फैक्ट्स डिस्कस किए थे। अब हम बात करेंगे स्प्रेड, एक्सटेंशन एंड सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, जो हमारा 5वां टॉपिक होने वाला है। 5वें बिंदु पर हम बात करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 की, कि किस तरह से ये रिवोल्ट स्प्रेड होता है। कुछ मुख्य स्थान होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जहां के लीडर्स के नाम ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे दिल्ली की बात करें तो बहादुर शाह जफर हैं, लखनऊ की बात करें तो हम बात करेंगे बेगम हजरत महल हैं, कानपुर की बात करें तो नाना साहब हैं, ठीक है। साथ ही उनके अजीमुल्ला उनके सपोर्टर और साथ ही तात्या टोपे सपोर्टर थे। झांसी की बात करें तो झांसी में हम सभी को पता है फेमस और ग्रेट जो थी रानी लक्ष्मीबाई लीड कर रही थी और साथ ही उनको सहायता दे रहे थे नाना साहब, ठीक है, तात्या टोपे। तात्या टोपे की बात करें तो इस रिवोल्ट में सबसे ज्यादा अगर योद्धा अगर कोई थे, बहादुर और महत्वपूर्ण व्यक्ति जो थे, वो तात्या टोपे थे और अपनी सैनिक स्किल, अपनी आर्म्ड स्किल के लिए काफी फेमस थे। और अगर हम बात करें तात्या टोपे, तो तात्या टोपे फेमस थे अपने जो गुरिल्ला वॉर्स हैं, गुरिल्ला युद्ध हैं, उनके लिए फेमस थे, ठीक है। हालांकि इसी रिवोल्ट के दौरान जब इनके जो बहादुरी है, इनकी जो वीरता है, उस पर एक छोटा सा धब्बा भी लगता है, कलंक भी लगता है, जब ये कानपुर में जो कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स हैं, कुछ ब्रिटिश सिपाहियों को पहले ये कहते हैं कि हम आपको जाने देंगे, हम आपको जाने दे रहे हैं, और उन्हें छोड़ देते हैं। और जब वो नदी में गंगा नदी पार करने लग जाते हैं तो धोखे से उनके ऊपर हमला करके उनकी हत्या भी करवा दी जाती है, ठीक है। तो ये भी एक घटना है, ये भी एक इवेंट है जो हम तात्या टोपे के बारे में सुनते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करेंगे स्प्रेड, एक्सटेंशन एंड सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 की, ठीक है।